तो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है तुषार क्लासरूम में। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड मेंटर तुषार वर्मा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स एंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में। अब ये जो वीडियो है रियल नंबर का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कवर किया था, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी किए थे उसमें। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ के बारे में नहीं पढ़ा और जो फर्स्ट वीडियो उसको नहीं देखा तो आप उसके फर्स्ट पार्ट को जाके देखिए। बाकी अगर आपने पढ़ लिया है तो भाई इस वीडियो में हम जो है इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं एमपी बोर्ड में। और तो इसको करना है हमको, समझेंगे किस तरह से प्रूफ करते हैं किसी भी नंबर को इरेशनल। तो वीडियो बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होते क्या हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे इरेशनल और रैशनल नंबर में अंतर। एंड इसके साथ साथ फिर बाद में हम प्रूव करेंगे कि √2 या √5 ये इरेशनल नंबर किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन है। एनी नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। तो को प्राइम्स क्या होते हैं यही बता दूंगा। तो समझिए कि ऐसा कोई सा भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, p एंड q आर इंटीजर, कोई से भी इंटीजर है, और क्या क्या है, को प्राइम भी। को प्राइम का मतलब ये होता है कि कोई सा भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 2 और 5 में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबका हम जानते हैं कि 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़कर कोई सा भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, को प्राइम्स है ये दोनों नंबर। बट यहाँ पे ध्यान रखना 2 और 4 को प्राइम्स नहीं है। ये को प्राइम है बट ये जो है को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 भी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नहीं देखने को मिलता है, तो हम उसको कहेंगे को प्राइम। समझ गए होंगे आप। तो को प्राइम, तो यहाँ पी और क्यू क्या है, को प्राइम्स। और यहाँ पे एक कंडीशन और दी, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया है कि अगर देखिए यहाँ पे क्यू जो है डिनोमिनेटर में है, p अपॉन क्यू, यहाँ पे q क्या है डिनोमिनेटर में, अगर q 0 हो जाता है तो वो नंबर या जो भी है रैशनल नंबर बनेगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी नहीं, किसी भी नंबर के नीचे 0 ये हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने ये कंडीशन ऐड की है रैशनल नंबर में, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान रखना है रैशनल नंबर की यही डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर जो है p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q इंटीजर है एंड इसके साथ साथ क्या को प्राइम्स है। को प्राइम का मतलब आप इसकी को प्राइम की जगह ये भी लिख सकते हो कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे 2 एंड 5 हो गया, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं 2 7 3 5। ठीक है, 41 40, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमको को प्राइम्स कहते हैं। को प्राइम्स आर पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, सिंगल को हम प्राइम बोल सकते हैं बट को प्राइम नहीं बोल सकते। तो आप समझ गए को प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नहीं देखने को मिल रहा है तो हम उसको कहेंगे को प्राइम। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू में अगर आप लिख सकते हो, जहाँ पे क्यू 0 के इक्वल टू नहीं है, और इसके साथ साथ पी और क्यू का क्या है, को प्राइम्स हैं, तो हम उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, 1/2, 3/4, 6/5, 7/8, दीज आर रैशनल नंबर्स। ओके, ये क्या है, सभी रैशनल नंबर्स। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए पहले मैंने डेफिनेशन में लिख दिया, कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम जिनको, तो हम उनको कहेंगे इरेशनल, जस्ट रैशनल का अपोजिट। बट इससे डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, तो आप समझिए कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम सॉल्व करें, जैसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, अगर हम उनको सॉल्व करें तो एक नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि अगर मैं 5 को या फिर 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आपको आंसर मिल रहा है 5। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो चुका है। बट ऐसा नंबर आ जाता है जो टर्मिनेट ही नहीं होता, जब पॉइंट के बाद वैल्यूज जाते ही जाएंगे। ठीक है, जो पॉइंट के बाद वैल्यू जाते ही जाएंगे, मैं लिखते जा रहा हूँ कुछ भी 5 6 7 3 4 6 अप टू जाते ही जाएंगे, जब तक पॉइंट के बाद जो है नंबर्स रिपीट मतलब टर्मिनेट नहीं हो पा रहा, मतलब मैं मुझे आखिरी डिजिट नहीं पता लग रही, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेट।
ठीक है, आपको क्लियर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं बोलूँ कि उसको मैं टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद एक आंसर मिल रहा है। इसके साथ साथ देखिए नंबर टर्मिनेट वाले बहुत सारे होते हैं, जैसे 3 में ऐसा एक नंबर लिख रहा हूँ 5.14, फिर 14, फिर 14, तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीटिंग भी है। तो अब इसको ध्यान रखते हैं, इसको हम इक्वल टू में लिख देते हैं 5.14 के ऊपर बार, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 और 4 है पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको रिपीटिंग नंबर बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर नंबर हुआ तो वो रैशनल नंबर हो सकता है। क्लियर? तो आप समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों अगर होते हैं तो वो इरेशनल नंबर। जैसे हमने देखा पाई की वैल्यू 3.142, ठीक है, और उसके आगे वैल्यूज जाती ही जाती है, तो ये जो नंबर है पाई, हम इसको पाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर से, क्योंकि पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके साथ नॉन रिपीटिंग, हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग। अगर रिपीट भी नहीं हो रहा, हमें पता है कि हाँ कुछ भी ऐसा नंबर, कोई भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है कि 14 मिल रहा है या 142 एक साथ 142 142 रिपीट हो रहा है या 1414 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपको समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है। कि देखिए ना वो टर्मिनेट हो पा रहा है पूरा, अगर टर्मिनेट नहीं होता तो हम शायद देखते कि अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देते, पर बार भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसे नंबर जैसे पाई की वैल्यू हो गई या रूट वाले जो भी वैल्यूज होते हैं, √2, √3, √5, इन सभी को हमने इरेशनल कहा गया है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या होती है, नॉन रिपीटिंग, इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग। इनकी जो वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यू आप अगर कैलकुलेटर यूज करोगे और इनकी वैल्यूज निकालोगे, तो इनकी वैल्यूज ऐसे आएंगी पॉइंट में, पॉइंट के बाद डॉट 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 लिखा रहेगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज टर्मिनेटिंग भी नहीं है और इसके साथ रिपीटिंग में। अगर रिपीटिंग होती तो हम इस तरह से बार लगा देते। क्लियर हो गया होगा आपको इरेशनल, और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्लियर? तो इरेशनल नंबर्स में आपको समझ में आओगे डिफरेंस क्या है। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, और जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस समझ गए हैं। अब हम इसी डेफिनेशन का यूज़ करके ही जो है इन नंबर्स को हमें जैसे प्रूव करना है √2 इज इरेशनल या √3 इज इरेशनल, तो हम जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन का ही यूज़ करके इन दोनों को प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम प्रूव करने वाले हैं √2 को इरेशनल। तो हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है, इसके साथ √3 एंड √5 भी दिया है, बाकी उसके लिए भी सेम स्टेप है, हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। एंड इनको प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा जो आपकी बुक में है। थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको उसको समझना है। देखिए अगर एक प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल p एक प्राइम नंबर है, हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 मान लो आप, ये जो है 2 एक प्राइम नंबर है। अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये किसको डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये 4 को भी डिवाइड करेगा? हाँ ये सही है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमको इधर आंसर मिल रहा है, और इधर से आप 4 को भी डिवाइड करेंगे तो हमको इधर आंसर मिल रहा है 2। मतलब अगर p a स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये जो नंबर 4 की जगह हम a स्क्वायर लिख रहे, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? तो आपको लिखना है इस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, then p is all a is also divisible by 2। हम इसी चीज का यूज करने वाले हैं कि जहाँ पे a स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है तो a भी जो है p से डिविजिबल है, हमको ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर है, और एक ऐसा कोई सा भी नंबर है जो डिवाइड हो रहा है p से। क्लियर? अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत आसान थ्योरम थी और इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स के बहुत मार्क्स मिलते हैं। एमपी बोर्ड के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 √3 इरेशनल का हमेशा पूछा गया है, सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों में जो है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपकी रहेगी इसमें कि जो हमें पूछा गया है कि √2 हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका अपोजिट मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं लेट √2 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है।
ठीक है। इसके बाद अगर एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि अगर रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सो रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम्स हैं। यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम का मतलब आप समझिए कि वन को छोड़कर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको को प्राइम कह रहे हैं। आप को प्राइम की जगह लिख सकते हैं पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन को छोड़कर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, यही बहुत ज़्यादा स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लेके चलेंगे कि रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, देन हम q को ट्रांसफर कर देंगे q रूट टू इक्वल p। क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए q स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, p स्क्वायर। ये हमारे स्टेप बन गए, ठीक है। यही स्टेप सभी को रूट थ्री एंड रूट फाइव के लिए भी आपको यही लिखना है, जैसे यहाँ पे थ्री आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। क्लियर। रूट थ्री एंड रूट फाइव के लिए यहाँ पे थ्री और फाइव आएगा। क्लियर। देन हम टू को ट्रांसफर करें, क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन टू। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, आपको समझना है कि देखिए पी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है, हमने अभी समझा था कि अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पी भी जो है टू से डिविजिबल होगा। हम यहाँ लिखेंगे सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा। हमने वो थ्योरम जो थी उसका कॉन्सेप्ट, उसी थ्योरम पे बेस हमने काम किया है कि पी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो पी भी जो है टू से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ। अब आपको समझना है कि अगर पी टू से डिविजिबल, कोई सा भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल कब होता है, आपको ये समझना है कि देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 टू से डिविजिबल या 15 जो है 5 से डिविजिबल, तो ये डिविजिबल क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक फैक्टर टू भी है, इसलिए ये डिविजिबल। मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू फाइव, देन इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 5। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 को 5 इंटू थ्री, देन 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर दिया। तो मतलब कोई सा भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड तब होता है जब उसके अंदर वो एज अ फैक्टर हो। क्लियर। तो देखिए अगर 5 से अगर 15 डिवाइड हो रहा है तो 15 के अंदर 5 है। सिमिलर 10 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 के अंदर भी 2 है, 2 एज ए फैक्टर है, तभी वो उससे डिवाइड हो रहा है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो सिमिलर अगर p जो है 2 से डिविजिबल, p अगर 2 से डिविजिबल है, आपको समझना है कि p के अंदर भी 2 एज अ फैक्टर है। p अगर 2 से डिविजिबल है तो p के अंदर एक 2 फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे p इक्वल टू m। m एक कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। m कोई सा भी इंटीजर है और 2 इसलिए लिखा, 2 वही वेक्टर है जो डिवाइडर हमने अभी पढ़ा था कि देखिए अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, p इज डिविजिबल बाय 2, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 उसके अंदर एक फैक्टर होना चाहिए। अब गिवन है, आ गया हमारे पास कि 2 क्या है, डिविजिबल है, p जो है डिविजिबल है 2 से, तो 2 एज फैक्टर हो गया। और m एक एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, हमको यही स्टेप फॉलो है। m की जगह आप x y कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे बता देना कि वो एक इंटीजर है। क्लियर। 2m हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब ये जो p की वैल्यू है हम इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर। इस वैल्यू को, p की जो वैल्यू है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पे समझते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 में आएगी तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल p की जगह पे हमको रखना है 2m, 2m स्क्वायर अपॉन 2। हमने क्या कर दिया, जो p की वैल्यू आई थी उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल 4m स्क्वायर अपॉन 2। देन ये 4 डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये वाली स्टेप और यह स्टेप सेम आ रही, फिर हम 2 का ट्रांसफर करने वाले हैं तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल m स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा।
ये स्टेप एंड ये स्टेप आप देखिए सेम, हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड कह सकते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, जैसा हमने यहाँ पे जो सर पी के लिए किया था, सिमिलर हम क्यू के लिए भी करने वाले हैं कि जो है देखिए हम यहाँ पे कहेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। देन हम ये लिख देते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। क्लियर। क्यू स्क्वायर अगर पी से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो क्यू भी टू से डिविजिबल होगा। क्लियर। और अगर कोई नंबर टू से डिविजिबल है, ठीक है, हमने जैसा यहाँ पे किया कि अगर पी जो है टू से डिविजिबल था तो हमने क्या कहा पी इज इक्वल टू 2m, मतलब एक टू फैक्टर है। सिमिलर क्यू अगर टू से डिविजिबल तो क्यू के अंदर भी एक फैक्टर टू होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू इक्वल टू एन, कोई सा इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर। क्लियर। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि रूट टू इक्वल क्या है, सिंस रूट टू इक्वल पी अपॉन क्यू, ठीक है। पी की वैल्यू क्या आ रही है 2m और क्यू की वैल्यू 2m अपॉन 2m। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि पी रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो P एंड Q हैं वो हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। देखिए हमको यहाँ से समझ में आ गया है कि P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर आ चुका है 2। तो जो हमारी बात थी, हमारी जो हमने माना था कि P या जो रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद हमने उसको को प्राइम माना था कि P एंड Q क्या है, को प्राइम है, मतलब वन के अलावा इसके पास कोई अदर फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, टू एक फैक्टर निकल गया। तो जो हमारी बात थी, जो हमने माना था, जो हमने अजम्पशन किया था, वो पूरा तरीके से रॉन्ग होगा। तो इट contradict the fact that P and Q are co-prime, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। इसने क्या किया, हमने यहाँ पे दिखाया कि P एंड Q के पास कॉमन फैक्टर 2 है। यहाँ पे हमने निकाला, देखिए 2 इसका भी फैक्टर है, 2 Q का भी फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो क्या P एंड Q को प्राइम है? नहीं। तो ये उसने हमारी जो बात थी कि P और Q को प्राइम है, उस बात को गलत प्रूव किया। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, एंड इसके कारण ये जो को कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? अराइज या अराइज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग अजम्पशन माना, मतलब हमने जो माना वो गलत, रॉन्ग, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन that root 2 is irrational, oh sorry rational। हमारा assumption तो ये था कि रूट टू इज रैशनल। इस लाइन को आपको समझना है। देखिए अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल गया 2, तो हमने बोला देयर P एंड Q हैज अ कॉमन फैक्टर 2। इसके बाद तो अगर उनका कॉमन फैक्टर 2 है तो ये जो हमने को प्राइम माना ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, ये बात को उन्होंने गलत प्रूव करा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने जो हमारा अजम्पशन था रूट टू इज रैशनल, ये गलत था। हेंस डायरेक्ट लिख देंगे जो हमें प्रूव का, हेंस रूट टू इज इरैशनल। रूट टू क्या है, एक इरैशनल नंबर है। अगर रैशनल नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, मतलब रूट टू रैशनल नहीं रहा। अगर रैशनल नहीं रहा तो वो एक इरैशनल नंबर।
अब ये देखिए कि ये जो पूरी स्टेप्स थी इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप एक बार क्विक रिवीजन ले लीजिए। रूट टू को हमने सबसे पहले हमको रैशनल नंबर मानना है। देन रैशनल नंबर मानने के बाद देखिए रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है सारी लगा देंगे। रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब उसका वन के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फिर इधर टू को क्यू को ट्रांसफर कर दिया, फिर स्क्वायर करा हमने दोनों साइड। देन स्क्वायर करने के बाद हमने टू को वापस ट्रांसफर कर दिया पी के नीचे, तो पी स्क्वायर अपॉन टू आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। देन पी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा। ये हमने थ्योरम का यूज किया। यहाँ पे पी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल तो पी भी टू से डिविजिबल होगा। देन पी को हमने 2m माना। अब ये क्यों माना, क्योंकि देखिए कि अगर कोई सा भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके अंदर वो एज अ फैक्टर होगा। तो अगर ये p 2 से डिविजिबल है तो 2 उसके अंदर फैक्टर है, और m एक कोई सा भी इंटीजर होगा, ठीक है, यानी इंटीजर। देन हमने जो 2m या p की जो वैल्यू है 2m, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट भी कर देंगे। देन हमारे पास ये आ गया है यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर अपॉन 2। इधर सब कट ली है, बचेगा क्यू स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर। देन 2 को ट्रांसफर कर लेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ चुका है, मतलब हमने वापस वही स्टेप पे आ गए। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। देन हमने लिखा कि रूट टू इक्वल पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पे देखिए दोनों में पी एंड क्यू दोनों में एक कॉमन फैक्टर हमारा आ गया जो है 2। पर हमने तो अभी माना था को प्राइम। को प्राइम का मतलब वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यहाँ 2 आ गया। तो उनने हमारा जो है जो अजम्पशन था, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। किस वजह से, जो हमारा रॉन्ग अजम्पशन था, हमने गलत अज्यूम कर लिया था कि जो है रूट टू क्या है, रैशनल। ये हमारा अजम्पशन था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट टू इज रैशनल। तो अगर रैशनल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इरैशनल। रूट टू इज इरैशनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी अजम मतलब हमें गिवन है, या आप गिवन देते नहीं है बट हमें मानना पड़ेगा कि रूट टू रूट थ्री एंड रूट फाइव अगर इस तरह के नंबर आते तो वो ऑलरेडी इरेशनल है, ठीक है। हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ करा, हमने जस्ट पहले रूट टू को इरेशनल प्रूफ करा, किस तरह से इरेशनल होता है आप समझ गए होंगे। एंड इस क्वेश्चन को करना मतलब जो इरेशनल नंबर है उनके साथ एक नंबर दे देते हैं एंड हमसे पूछते हैं कि वो इरेशनल है कि नहीं। आपको इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3√2 इरेशनल प्रूफ करो या 3+√5 इरेशनल प्रूफ करो। तो इनको प्रूफ करना और आसान है, ठीक है। हम सेम स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, मतलब इसको मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट 7√5 इज रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर। हमने इसको क्या किया, रैशनल नंबर माना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही कर रहे हैं। हमने इसको रैशनल नंबर माना। देन हम जानते हैं जो भी इसकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती है वो सब लिख देंगे। 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, या पी अपॉन क्यू लिख देते हैं हम, पी अपॉन क्यू, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखना बहुत जरूरी है। एंड पी एंड क्यू आर कोवैलेंट, ठीक है, पी एंड क्यू आर कोवैलेंट, समझ गए होंगे आप। अब आपको समझना है, हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेंगे, 7 को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 7√5 इक्वल पी अपॉन क्यू, देन 7 को ट्रांसफर कर देते तो √5 इक्वल पी अपॉन 7 क्यू हो जाएगा ये, क्लियर। अब आपको समझना है, यहाँ पे समझिए कि देखिए 7 पी अपॉन 7 क्यू, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, तो पी अपॉन 7 क्यू भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आपको एक इरेशनल नंबर देखने को मिल रहा है। कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे एक इस इक्वेशन में देखने को मिल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है एंड ये एक इरेशनल नंबर है, क्लियर। ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। क्या एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि p अपॉन 7q इज रैशनल नंबर, so √5 is also rational,
तो इस इक्वेशन को देख के तो हमको यही लग रहा है कि अगर p अपॉन 7q एक रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा, बट ये तो होता ही नहीं, हम जानते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि हमने जो रैशनल नंबर माना है वो गलत है, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है एंड p अपॉन 7q एक रैशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that √5 is irrational। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमको दिख रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर होगा। क्लियर? तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट जो गिवन है हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो अगर √5 इरेशनल है तो वो एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था। सो दिस अब लिख देंगे वही, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption। दैट 7 क्या है, 7√5 इज रैशनल। हमारी जो रॉन्ग अजम्पशन थी कि हमने 7√5 को एक रैशनल नंबर मान लिया, तो ये इसी के कारण हो रहा है, इसी के कारण ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 7 इज इरेशनल। ठीक है, इतना ही आसान था। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप एक साइड पे पूरा एक इरेशनल नंबर लाना है। तो इधर जो भी इसके साथ, अगर देखिए कोई सा भी नंबर आता है, कोई सा भी √2 के साथ, √5 के साथ या √3 के साथ कोई सा भी एक्स्ट्रा नंबर देंगे आपको, 3 + 7√5 अगर दे देते हैं, तो आपको सबको जो है LHS से RHS में ट्रांसफ़र कर देना। फर्स्ट स्टेप यही रहेगी, आपको सबको ट्रांसफर, जैसे 7 था तो मैंने 7 को ट्रांसफर कर दिया। अब इधर जो भी नंबर आएगा p/q के साथ में, जो भी नंबर आने वाला है वो एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, p/q के साथ जो भी नंबर आएगा आप उसको एक रैशनल नंबर ही कहोगे। ठीक है, और इस साइड पे एक इरेशनल नंबर आ गया, आप लिख देना कि एक रैशनल नंबर है तो उसके साथ वाला भी एक, उसके सामने जो भी होगा, मतलब LHS एंड RHS इक्वल दिए हैं, यहाँ पे इक्वल दिए, तो यहाँ पे समझोगे। देखिए मैं लिख देता हूँ कि LHS एंड RHS इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है। यही हमारा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, हमने तो रैशनल नंबर माना, तो √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर होना चाहिए, हमने वाले √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि √5 तो हम जानते हैं रैशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। सो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो गलत हो गया। किसके कारण एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ, किसके कारण, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण। हमने जो है गलत माना कि √5 एक रैशनल नंबर है, देन जो हमें प्रूफ करना था वो लिख देंगे। क्लियर? तो यही थे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, मतलब √5, √2 या √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना था। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे, एंड आई होप आपको समझ में आओगे, क्लियरिटी मिली होगी किस तरह से ये जो नंबर है इरेशनल होते हैं एंड किस तरह से हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आई होप आज जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आएगा। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये नंबर इरेशनल क्यों होते हैं, सभी स्टेप्स अगर आपको समझ नहीं आते तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, स्लो करके देखिए, क्लियरिटी मिलेगी आपको। और बाकी इस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, होमवर्क, तो आप जरूर से होमवर्क नोट कीजिए। मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था कि मैं होमवर्क देता हूँ, तो आपको घर पे बैठ के करना पड़ेगा। देखिए थोड़े बहुत क्वेश्चन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बनेंगे और तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक बार आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना है, तो मैं जो है NCERT का ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, 6 + √2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना, प्रूफ इरेशनल। तो ये हमारा आज का होमवर्क है, तो आपको ज़रूर से करना है इस क्वेश्चन को, एंड एक बार क्वेश्चन को करिए एंड सॉल्व करके देखिए, तो आपको ज़रूर से ये चीज़ें बनेंगी, वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा।
बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आज की जो चीज़ें मैंने समझा आपको समझ में आ गई। बाकी अपने 10th के दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिनको भी इरेशनल या इरेशनल नंबर के बारे में, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के बारे में पढ़ना। ठीक है, बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।